Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well, and also there is a lot of confusion in between all of you that what should be your approach for the next cycle that is going to be held in between December to January. So basically अभी वाला एग्ज़ाम आपने जो दिया होगा वो किसी और अप्रोच से आप दे रहे होंगे, लाइक your strategy might be different, but this time seriously you need to change your approach because इस बार के पेपर के बाद से you all have seen कि बहुत सारे changes देखने को मिले हैं. Majorly in this video we will discuss those changes, and as per those changes you have to change your approach also, because अगर आप conventionally prepare करते चले जाएंगे so आपके marks में उतना improvement नहीं दिखेगा, which is need of the hour. So I will discuss all those strategy you have to follow for the next cycle. So if you like my efforts, you can hit the like button and do subscribe my channel for more such content. Now the foremost thing which you have to keep in your mind is the most important unit, like very important unit. I have mentioned these 4 units like cell biology, molecular biology, biochemistry. यानी you have to start your preparation right from these 4 units. और मैंने यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करी है, लाइक यू हैव टू प्रिपेयर फर्स्टली द बायोकेमिस्ट्री पोर्शन. यू हैव टू गो विद द बायोकेमिस्ट्री का ईच एंड एवरी टॉपिक, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बायोकेमिस्ट्री यू हैव टू लर्न द सेल एज वेल एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. आफ्टर थरली प्रिपेयरिंग दिस 3 यूनिट्स, लाइक आपने बायोकेमिस्ट्री कर लिया, मॉल बायो कर लिया एंड सेल बायो कर लिया. Now what you have to do is you have to incorporate instrumentation in these 3 units to tackle the next examination that is going to be based on more or less experimental questions. यानी कि जब भी आप सपोज बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सो बायोकेमिस्ट्री में आपने कोई प्रोटीन पढ़ा, सपोज आपने प्रोटीन पढ़ा, इंटीग्रल प्रोटीन एज वेल एज पेरिफेरल प्रोटीन. सो यू शुड नो अबाउट कि इंटीग्रल प्रोटीन के एस्टिमेशन के लिए या फिर एनालिसिस के लिए कौन से टेक्निक्स यूज़ होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंटेशन इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ integral protein, which of the following techniques is used for the estimation of peripheral protein, because as per the location, because integral protein is embedded inside the membrane but peripheral is on the outer side, it can be easily removed. So as per these criteria there is a difference in the detection technique as well. So you have to firstly find out that key point. सो प्लीज़ जो भी मैं अभी चीज़ें बता रही हूँ उसको बहुत ध्यान से अपने नोटबुक में लिख लीजिए, बिकॉज आपको अभी जो भी आप प्रिपरेशन करेंगे ये सारी चीज़ें आपको उसमें इनकॉर्पोरेट करनी होगी. देन ओनली योर प्रिपरेशन इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल. नाउ फर्स्टली फर्स्ट टिप इज़ टिप नंबर 1. सो फर्स्ट टिप इज़ दैट यू हैव टू टारगेट फर्स्टली बायोकेमिस्ट्री, देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड देन सेल बायोलॉजी. एंड आफ्टर यू हैव प्रिपेयर्ड वेरी मच clearly and you have your notes, you have your crisp notes, and after understanding these units very well, now you have to incorporate the instrumentation unit in these 3 units. You don't have to learn the instrumentation unit in a conventional way because this will not be fruitful while solving the experimental question. Else your approach should be, आपको इंस्ट्रूमेंटेशन में डायरेक्टली नहीं जंप करना है कि आप माइक्रोस्कोपी के अलग अलग वेरिएंट्स पढ़ लें, सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ लें, या फिर आप प्रोटीन एस्टिमेशन के टेक्निक्स देख लें, या फिर आप जो भी आरएनए एक्सप्रेशन के जो टेक्निक्स हैं या फिर जो डीएनए एस्टिमेशन के टेक्निक्स हैं वो सब पढ़ लें. नो, यू डोंट हैव टू रश लाइक दैट. एल्स यू हैव टू डू इज़ नाउ टिप नंबर 2. टिप नंबर 2 ये है कि सबसे पहले आपने ये तीनों यूनिट तो मास्टर कर लिया है, उसके बाद में आपको इंस्ट्रूमेंटेशन उठाना है. इफ़ यू हैव थरली स्टडीड दी सेल बायोलॉजी, आपने सेल बायोलॉजी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पढ़ लिया है, देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू इनकॉर्पोरेट योर इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट इनटू दी सेल बायोलॉजी वाला पार्ट. लाइक यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन से माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स, यानी सेल बायोलॉजी आप जब पढ़ेंगे तो यू शुड, इंस्ट्रूमेंटेशन से आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है माइक्रोस्कोपी. Like you have to incorporate the different kind of microscopy. जितने भी माइक्रोस्कोपिक टेक्निक हैं, लाइक द लाइट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, उसमें भी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एज वेल एज द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, all these microscopic techniques, how they determine the cell size, shape, morphology, ये सारी चीज़ों के बारे में कैसे पता चलता है आपको, फिर उस वे में आपको इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ना है. नाउ नेक्स्ट टेक्निक जो आपको पढ़नी है सेल बायोलॉजी में, दैट ब्लॉटिंग टेक्निक्स.
सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दोनों के लिए आपको काम आएगा, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉटिंग टेक्निक्स आर यूज टू एनालाइज द DNA, RNA एज वेल एज प्रोटीन। ना यहाँ पे आपको आ जाएगा पढ़ने के लिए ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉट, सदर्न ब्लॉट, नदर्न ब्लॉटिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी। नाउ ऑल्सो सेल बायोलॉजी जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेल फ्रैक्शनेशन के बाद में कौन कौन से सेल बायोलॉजी में टेक्निक्स यूज़ किया जाता है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोटीन फ्रॉम अ पर्टिकुलर ऑर्गेनील। सो उस वे में आई होप कि मैं जो बताना चाह रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको इंस्ट्रूमेंटेशन ऐसे लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है। फर्स्टली यू शुड नो अबाउट कि किस इंस्ट्रूमेंटेशन का यूज़ किस पर्पस के लिए किया जा रहा है। फर्स्टली आपको यही पता होना चाहिए, राइट? लाइक यू हैव टू नो अबाउट कि माइक्रोस्कोपी का यूज़ क्या है, सेल फ्रैक्शनेशन के लिए कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं, कैसे सेल को फ्रैक्शनेट करते हैं, कैसे उसके अंदर के सारे कंपोनेंट्स को रिलीज आउट किया जाता है, एंड हाउ टू डिटरमाइन अ पर्टिकुलर प्रोटीन एसोसिएटेड विद एनी ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनील। ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से पढ़नी है ना। उसके बाद ब्लॉटिंग टेक्निक्स आपको पता होना चाहिए। माइक्रोस्कोपी में सारा ही माइक्रोस्कोपी इंक्लूडिंग दी फेज कॉन्ट्रास्ट, फ्लोरोसेंस, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे, सो यू शुड ऑल्सो नो अबाउट दी PCR भी, क्योंकि PCR इज़ अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक दैट हाउ टू एस्टिमेट अ पर्टिकुलर जीन डिफेक्ट है तो उसे कैसे एनालाइज किया जाता है। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू रीड इन दिस। नाउ प्रोटीन की जैसे मैंने बात करी कि सपोज अगर आपको दे दिया जाए कि एक सेल है, सर्टेन ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स हैं, सपोज आपको एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए CSR में, एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट में सर्टेन ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स ने क्या किया, एक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्रोटीन एंड लिपिड दोनों होता है, प्रोटीन एज वेल एज लिपिड। तो उन लोगों ने कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट दिया जिससे कि सपोज कि कोई डिटर्जेंट ट्रीटमेंट दिया, तो सो सपोज इफ द रिसर्चर्स हैव गिवन अ डिटर्जेंट ट्रीटमेंट टू द सेल, तो डिटर्जेंट ट्रीटमेंट देने से नाउ दे हैव जस्ट इवेल्युएटेड द टाइम ऑफ रिलीज ऑफ द प्रोटीन। सो मान के चलिए कि अगर प्रोटीन वो डिटरमाइन कर रहे हैं कि उन्होंने डिटर्जेंट से ट्रीट किया, सो डिटर्जेंट से ट्रीट करने के बाद क्या होगा, सेल का फ्रैक्शनेशन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्रैक्शनेशन होगा। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, के बाद वो लोग ऐसा ग्राफ प्लॉट करके दे देंगे आपको इस टाइप का कि टाइम ऑफ रिलीज ऑफ द प्रोटीन। सो इसका आंसर किस बेस पे आपको देना होगा कि जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो सबसे पहले रिलीज आउट हो जाएंगे एंड जो इंटीग्रल है दे विल टेक टाइम। तो इस ग्राफ में क्या दे देगा, टाइम दे देगा कि कुछ प्रोटीन जल्दी रिलीज हो रहे हैं, T1 T2। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू जस्ट बूस्ट अप योर कंसेप्चुअल नॉलेज, कि आपको इतना तो बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ अगर कुछ प्रोटीन लेट से रिलीज हो रहा है या जिसके लिए बहुत हार्श ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, जो प्रोटीन बहुत लेट से रिलीज आउट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा एम्बेडेड होगा, इंटीग्रल प्रोटीन होगा। एंड अगर वो इजीली ड्रॉप आउट हो जा रहा है मेम्ब्रेन से, इजीली वो निकल आ रहा है बाहर, इट मस्ट बी कि वो पेरिफेरल हो, वो बहुत ज़्यादा अंदर एम्बेडेड ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे वर्कआउट करनी होंगी और इसके लिए ही आपको ज़रूरत है कि आपको समअप करके पढ़ना पड़ेगा 2-3 यूनिट। सो आई होप जो भी मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया है आप उससे समझ पाओगे कि व्हाट इज़ द नीड, कि आपको कैसे अप्रोच करना है इन तीनों यूनिट्स के लिए। नाउ वन मोर थिंग, और टिप नंबर 3 इज़ कि जब भी आप इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ें तो हमेशा PYQs को सॉल्व करें, बिकॉज once you will solve the PYQs you will get to know that how to approach or what is the key point behind solving any of the question। अगर आप C सेक्शन का क्वेश्चन देखेंगे किसी भी इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड, तो मोस्टली आपको दिखेगा कि उसी पैटर्न में नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टॉपिक से फॉर्म होने के चांसेस रहते हैं। सपोज अगर आपको कभी C सेक्शन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, सो नेक्स्ट देयर इज अ चांसेस कि सेम क्वेश्चन को थोड़ा बहुत शफल करके या उसी टॉपिक से उसी के टाइप का क्वेश्चन बना के आपको इनकरेक्ट के बजाय करेक्ट पूछ दे और वाइस वर्सा। सो आपको ये सारी चीज़ें कब समझ में आएंगी, जब आप मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। फर्स्ट एंड द वाइटल टिप दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर होल CSIR प्रिपरेशन इज दैट यू हैव टू टारगेट दीज 3 यूनिट्स फर्स्ट। यानी आप भले कोई और यूनिट करें, सीक्वेंस शुड भी आपको बायोकेमिस्ट्री करना है, सेल बायोलॉजी करना है एंड देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड देन यू हैव टू इनकॉर्पोरेट इंस्ट्रूमेंटेशन यूनिट। बिकॉज बाकी जो यूनिट्स बच जाते हैं, लाइक इसके अलावा क्या बच गए, इसके अलावा बच गए आपके प्लांट फिजियोलॉजी अगर आप बॉटनी बैकग्राउंड से हैं, या फिर आपका बच जाता है एनिमल फिजियोलॉजी।
So whether you will target the plant physiology or animal physiology. Now इसमें आपको जनरली इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं जाएगा एज़ कम्पेयर टू कि इन सारे यूनिट्स को जो मैं बता रही हूँ. इन दोनों ही यूनिट्स में से अगर आप कोई सा भी टारगेट कर रहे हैं तो इन यूनिट्स में लाइक प्लांट फिजियो अगर आप टारगेट कर रहे हैं या फिर एनिमल फिजियोलॉजी आप टारगेट कर रहे हैं एज़ पर योर ब्रांच, सो आपको उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी बिकॉज उसमें जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है कि बहुत समझने वाला है. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको बहुत उसको रटना पड़ेगा. फैक्टर्स जो भी साइकिल चलती हैं, जैसे प्लांट अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्लांट में भी कौन कौन से पाथवेज चलते हैं, C3 C4, तो उसको समझ के आपको बहुत ज़्यादा मेमोराइज रखने वाली चीज़ें हैं. बट जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो इन यूनिट्स में ही है. सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इवन यहाँ पे आई विल ऑल्सो डिस्कस दी इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी अगर आपने देखा होगा तो इम्यूनोलॉजी इज़ मोर और लेस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से ही मिलते जुलते टेक्निक्स उसमें यूज़ होते हैं. सो यू हैव टू ऑल्सो इनकॉर्पोरेट दोज इम्यूनोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. नाउ इसके बाद अगर आप डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म को कर लेते हैं, उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स को, देन ऑल्सो दिस विल बूस्ट अप योर मार्क्स. नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट लाइक टिप नंबर 4, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो most of the student usually skip this part, so therefore I have included this. So whenever you prepare from a standard book, you have seen these kind of in-text box or the discussion part question or the conceptual part discussion in a box like structure. हर स्टैंडर्ड बुक में आपको देखने को मिलेगा, जिससे लगता है कि दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बट nowadays it is very much important. mark my words, जो भी आपको इन टेक्स्ट डिस्कशन मिल रहा है या फिर कुछ की पॉइंट्स मिल रहे हैं या फिर डिस्कवरी से रिलेटेड कोई भी आपको डिस्कशन देखने को मिल रहा है, सो ज़रूर उसे पढ़िए बिकॉज उसमें से जो की पॉइंट निकल के आएगा दैट विल बी गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर C सेक्शन CSIR पेपर. लाइक ये जो यहाँ पे इमेज है, दिस इज़ फ्रॉम दी कार्प सेल बायोलॉजी की बुक से ये है. नाउ ये कैसा है, ये DNA रेप्लिकेशन वाले पोर्शन से ये क्वेश्चन है. Now this image is from the book Carp and this image is related to the different kind of templates and the non-templates for the activity or the functioning of DNA polymerase enzyme. Means this is a part of DNA replication unit and आपको directly ये diagram आपको C section में दे सकता है. like यहाँ पे A में कुछ और आपको दिख रहा होगा टेम्पलेट एंड यहाँ पे B में आपको दिख रहा होगा कुछ और. सो यहाँ पे क्या पूछ सकता है, यहाँ पे पूछ सकता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग DNA पॉलीमरेज विल एनहांस द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्ट्रैंड, या फिर DNA पॉलीमरेज इनमें से किस में अपना जो DNA सिंथेसिस है वो आगे बढ़ाएगा एंड किस में DNA का सिंथेसिस जो है वो नहीं हो सकता. सो इट इज़ ऑब्वियस कि जिसमें क्या होगा 3-OH होगा और टेम्पलेट होगा, उसी को वो एक्सटेंड करेगा DNA पॉलीमरेज. सो ये सब देखिए इस वाले में A सेक्शन में नहीं हो पाएगा सिंथेसिस बिकॉज इसमें टेम्पलेट नहीं है और OH नहीं है, और इधर जो B पोर्शन है, B पोर्शन में DNA पॉलीमरेज एक्ट कर पाएगा. सो ये अगर पार्ट आप स्किप कर देते तो आपको ये चीज़ समझ भी नहीं आती, ये 2 की पॉइंट्स, और आपको ये भी समझ नहीं आता कि डायग्राम देख के भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से किस में जो DNA पॉलीमरेज है दैट विल एक्ट और नॉट. सो इस टाइप के जितने भी आपको इन टेक्स्ट पार्ट मिलते हैं, और ज़्यादा भी ये नहीं रहते हैं, ये हमेशा 2 से 3 रहते हैं हर चैप्टर में. सो आप उसको अगर पढ़ेंगे तो खुद का आपका कॉन्सेप्ट जो है, एक्सपेरिमेंटल चीज़ें जो हैं वो आपकी क्लियर होंगी बिकॉज हमेशा उसमें बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन में वो चीज़ें मेंशन करी जाती हैं. जो भी ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स ने जो भी किया है, जैसे भी जिस चीज़ की डिस्कवरी की है, वो पूरा उसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाता है. सो आई विल रिकमेंड कि उन पोर्शंस को टारगेट कीजिए बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके C सेक्शन के लिए. नाउ लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल. नाउ दिस एग्जाम्पल 2 इज़ फ्रॉम द बुक लेनिंजर. लेनिंजर में भी इस टाइप के आपको बहुत सारे दिखेंगे. इसमें भी जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है इनहेरिटेड ह्यूमन डिजीज़ resulting from abnormal accumulation of membrane lipid. Now what are the different kind of disease associated with the membrane lipids? So अगर आप इसको पढ़ेंगे, एक बारी भी आप इसको रीड करेंगे और इससे की पॉइंट्स निकाल लेंगे that what are the different kind of lipid based diseases or disorders, so आपका काम वहाँ पे भी बन जाएगा. So don't think कि आपको कन्वेंशनल चलते जाना है, आपको बस टॉपिक आपने देख लिया बुक में और उसका आपको नोट्स बना के पढ़ लेना. नो, दिस विल नॉट वर्क फॉर दिस टाइम. So if you want to score high and if you want to increase or just confirm चाहते हैं आप अपना selection, so you have to incorporate all these points which I have mentioned in my video in this preparation cycle.
यानी कि आपको जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं कि सबसे पहले आपको कौन सा यूनिट पढ़ना है एंड हाउ यू हैव टू रीड दैट, ऑल्सो यू हैव टू इनकॉर्पोरेट वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। यानी आपको हर बुक के जितने भी इस टाइप के कंसेप्चुअल पार्ट आपको इन टेक्स्ट पार्ट दिखता है, जो आपको लगता है कि नहीं ये तो फालतू है, ये नहीं पढ़ना है, दैट इज़ नॉट फालतू, बट दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि आप उसको पढ़ लेंगे तो आप एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग आई गेस आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ कि कौन कौन सी यूनिट्स आपको टारगेट करनी चाहिए एंड कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं हर यूनिट के, सो डू कमेंट बिलो, आई विल ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन दैट। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ ये था कि आपको बताना था कि आजकल का जो प्रिपरेशन है आपको हर यूनिट को सम अप करके पढ़ना है। यानी ऐसा नहीं है कि आप सेल बायोलॉजी क्वेश्चन सिर्फ सेल बायोलॉजी के ही पार्ट से आएगा, नो, इंस्ट्रूमेंटेशन, मॉलिक्यूलर, इम्यूनोलॉजी, इन सब से मिक्स एंड मैच होके पूरा सम अप होके एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन बनाया जाता है। बिकॉज इस एग्जाम का पर्पज़ ही यही है कि आपका एनालिटिकल स्किल्स, आपकी कंसेप्चुअल स्किल्स को उनको टेस्ट करना है। सो आपको इसी अप्रोच से पढ़ना पड़ेगा। और आपको कोई भी डाउट है या किसी भी टाइप का आप मुझसे वीडियो चाहते हैं, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।